आप सभी का स्वागत है CNBC आवाज पर और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों में आज चाल थोड़ी सी डगमगाई है। निफ्टी कोशिश कर रहा है 19,800 के आसपास रहने की। निफ्टी बैंक में दबाव है। निफ्टी बैंक तो इनफैक्ट 550 पॉइंट तक का फिर दबाव दिखा रहा था और उसके बाद अब कुछ अपनी चाल को थोड़ा बेहतर करके 400 पॉइंट नीचे, ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। मिड कैप इंडेक्स अब 100 पॉइंट के गेंस दिखा रहा है। आज कुछ पॉकेट्स में हमने देखा है हरकत ज़्यादा देखने को मिली है। इनफैक्ट निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर स्क्रीन पर रखेंगे, वो पिक्चर पूरी आपको दिखाएगा कि निफ्टी बैंक इतना कमज़ोर क्यों है। आज दरअसल RBI ने रिस्क वेट्स कंज्यूमर लोन्स पर बढ़ा दिए हैं, तो ऐसी स्थिति में बैंकों को ज़्यादा कैपिटल अलॉट करना होगा कंज्यूमर लोन्स के लिए। एक्सिस पर ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला है। उसके बाद SBI, ICICI बैंक, HDFC सब में गिरावट। AU स्मॉल फाइनेंस और कोटक बैंक थोड़े से आज संभल कर कारोबार कर रहे हैं और एक झटका ऑफकोर्स बजाज फाइनेंस जैसे ट्रेड्स और कुछ और NBFCs पर भी आज देखने को मिला है। दूसरी तरफ तेज़ी कहाँ मिली है या फिर सपोर्ट कहाँ आया है, तो इंश्योरेंस कंपनियाँ और कच्चे तेल से रिलेटेड प्ले, जिसमें एशियन पेंट ऊपर है। सुबह तक तो इनफैक्ट ONGC में भी थोड़ा सा एक्टिविटी थी, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, लेकिन ONGC ऊपरी लेवल से फिसलता हुआ नजरें आपकी पेंट्स पर होनी चाहिए क्योंकि वो एक ज़्यादा बेहतर ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, ये है मार्केट का हाल। अब ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी आज फ्राइडे के सत्र में, आज ही खुलासा हम करेंगे कि इस हफ्ते का खिलाड़ी नंबर 1 कौन बनता है। मैदान में 3 जानकार हैं, पंकज जानदर, समित चौहान और आशीष कयाल। आशीष कयाल 6.25% के रिटर्न्स पर हैं, 4.5% के रिटर्न्स पंकज के, समित के -8% के रिटर्न्स। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, बताइए पंकज, मार्केट को कैसे पढ़ रहे हैं? एक और झटका दिया निफ्टी बैंक ने। जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल। ये तो न्यूज के चलते लाजमी था कि गैप डाउन ओपनिंग मिलनी थी और जहां तक ऑप्शंस का डेटा देखते हैं तो काफी वीक हो चुका है, राइटर्स काफी हावी हो चुके हैं कॉल रेटिंग में। तो डेफिनेटली अगर बैंक निफ्टी अगर स्ट्रक्चर वाइज भी अगर बात करते हैं तो 200 डेमा के नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है और यहाँ से कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। जहां पे थोड़ा हाई मिलेगा बैंक निफ्टी में तगड़े शॉर्ट्स के मौके मिलेंगे और तगड़े शॉर्ट्स करने चाहिए। निफ्टी बैंक में तगड़े शॉर्ट्स के मौके मिलेंगे और शॉर्ट साइड के ट्रेड्स पर फोकस करना चाहिए। समित, आपकी क्या राय है? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, अब जैसे हम कल भी हम बात कर रहे थे कि जब जब तक ये निफ्टी का 19,850 900 का दायरा और बैंक निफ्टी स्पेसिफिकली, क्योंकि कल भी वो अंडर परफॉर्म कर रहा था और जो मेजर कल पार्टिसिपेशन निफ्टी में हमने देखा है वो IT स्टॉक्स के चलते देखा था। तो कहीं ना कहीं ये द एंटायर BFSI स्पेस कल भी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था और 44,400 500 का इम्पोर्टेंट दायरा, तो वो लेवल उसने सरपास नहीं किया है और आज गैप डाउन के साथ उसने वापस जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स है वो यहाँ पे चैलेंज किए हुए हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स स्पेसिफिक हम अब जब तक ये इम्पोर्टेंट लेवल कन्विंसिंगली सरपास नहीं होते, ज्यादा मार्केट में गंगो नहीं होना है। ये स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छे रुझान आ रहे हैं, तो उनमें ही फोकस फिलहाल हमारे ख्याल से रखना चाहिए। और यस, आज मिड कैप भी हम देखें तो मिड कैप क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहा है, तो आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस यहाँ पे रखना चाहिए। आशीष, आपकी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, मार्केट में ओवरऑल ऊपरी लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है, लेकिन मेरे ख्याल से ओवरऑल मार्केट का जो रुझान है वो बाय पर ही रहेगा। बाय ऑन डिप्स की जो हम स्ट्रेटेजी अपना के रखे वो कंटिन्यूड है। बैंक निफ्टी में दबाव भले ही देखा जा रहा है, वो मेरे ख्याल से टेम्पररी, यहाँ से वापस से पुल बैक बैंक निफ्टी में भी आ सकता है। निफ्टी में वापस से मार्केट करीबन 19,840 का लेवल छू सकता है और नीचे में जो सपोर्ट है 19,650। तो इसमें सीमित दायरे में कामकाज करेगा, लेकिन ऐसे में चलते हुए चुनिंदा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कंटिन्यूड रहेगा मार्केट में और बाय के साथ ही जाना चाहेंगे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में। ओके, तो इनफैक्ट पहले आपके जो ट्रेड सबसे ज्यादा जमे हैं वो स्क्रीन पर लेकर आते हैं। दिखाइएगा प्लीज टॉप ट्रेडेड काउंटर्स जो हमारे जानकारों ने दिए थे कल और उसका फायदा मिला है। एक तो CE इंफो सिस्टम्स 6% के रिटर्न्स कमा कर गया समित के लिए और इंटेलेक्ट डिजाइन करीब 2% की कमाई करके गया। अब देख लेते हैं क्या ट्रेड्स यहाँ से ऐड होंगे। पहले लेकर आइए समित का पोर्टफोलियो, और समित का एक तो CE इंफो सिस्टम्स अच्छे खासे रिटर्न्स पर था, आज सुबह में बुक किया। PB फिनटेक भी इन्होंने दिया था, 790 पर प्रॉफिट बुक किया। MRPL के ट्रेड को अभी भी कर रहे हैं होल्ड। समित नया क्या जोड़ेंगे? देखिए, यहाँ पे इंडिगो पेंट के साथ जाना चाहेंगे। जैसे क्रूड में हमने वीकनेस देखा है,
तो ऑब्वियसली पेंट स्टॉक्स को काफी ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट दिख रहा है। तो इंडिगो पेंट्स जो रिसेंटली एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर से एक रिकवरी दिया था, 3-4 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा था, आज उसमें हम अच्छा उछाल देख रहे हैं। ओवरऑल वॉल्यूम पार्टिसिपेशन थोड़ा बढ़ चुका है, तो हमें लगता है कि ये 1650 के लेवल तक ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ये एक पोजिशनल टारगेट है। तो अगर करंट लेवल पे हम बाय करते हैं तो लगभग 1480 का स्टॉप लॉस होगा और 1650 का ऊपर टारगेट है। 1650 का टारगेट रखिए, तेज़ी कीजिए। आज वैसे भी अक्रॉस द बोर्ड पेंट कंपनियों में अच्छी तेज़ी बनी है, तो उसका फ़ायदा उठाइए। 62 रुपये की बढ़त दिखा रहा है काउंटर। 1650 अगला पड़ा 1480 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। पंकज का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर इन्होंने आज सुबह में सिटी यूनियन बैंक में प्रॉफिट बांधा 146 के लेवल्स पर। JICRE कल एग्जिट कर लिया था। पंकज, आज नया क्या जोड़ेंगे? मेरा आज की जो पिक रहेगी मैम, आरवीएनएल के साथ में जाना पसंद करूंगा। आरवीएनएल के अंदर एक काफी तगड़ा मूव नजर आया है। यह स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दिया है 161.80 के करीब ये स्टॉक अभी चल रहा है। मेरे हिसाब से 155 के स्टॉप लॉस के साथ में 185 के टारगेट्स के लिए इसमें ट्रेड करना चाहिए। बेशक आज का दिन आखिरी है, लेकिन ये स्टॉक हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए भी कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए भी कैरी किया जा सकता है। आरवीएनएल आज के लिए दिया है पर 185 टारगेट है, 2% ऊपर है काउंटर, और 155 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। यह है पंकज का पहला ट्रेड। आशीष का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर आएगा और यहाँ पर आप गौर करें, उनो मिंडा कल दिया था, बुक कर लिया कल के कल। इंटेलेक्ट डिजाइन में भी प्रॉफिट बांध लिया कल। आज सुबह में FDC से एग्जिट किया 396.50 पर। आशीष बताइए नया ट्रेड। देखिए, नया ट्रेड जो है वो है बाई साइड पे वीआईपी इंडस्ट्रीज। यहाँ पे काफी अच्छा मूव देखा जा रहा है, वॉल्यूम पिकअप हो रहे हैं पिछले 3 दिन से, तो यहाँ पर एक अच्छा रुझान देखा जा सकता है ऊपर की ओर। स्टॉक ने 20 डेज एवरेज के ऊपर भी क्लोज किया है, तो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है वीआईपी इंडस्ट्रीज में। स्टॉप लॉस लगाना होगा 607 का और टारगेट है 689 का। 89 के लिए तेजी का ट्रेड वीआईपी इंडस्ट्रीज, ये भी 2% ऊपर 607 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। स्टॉक है 626 के लेवल्स पर। अच्छा, एक एक ट्रेड आप तीनों जोड़ सकते हैं। पंकज, कुछ है आइडेंटिफाइड या फिर दोपहर में देखेंगे? डेफिनेटली हर्षिता जी, दोपहर का ही वेट करेंगे। थोड़ा मार्केट का स्टेबिलिटी अगर समझ में आता है तो सेकंड सत्र में जाएंगे। ओके, समित। देखिए अर्षद, यस एनबीएफसी और बीएफएसआई स्पेस पे हम थोड़े कॉशियस है, बट स्टॉक स्पेसिफिक जैसे मैंने बताया मेटल स्टॉक्स में आज एक अच्छा ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे गैस सेगमेंट का स्टॉक जिंदाल स्टेनलेस, ये स्टॉक में एक अच्छा रुझान हमें दिख रहा है। ओवरऑल वॉल्यूम्स लास्ट कुछ दिनों से रोबस्ट रहे कंसोलिडेशन में, और जब भी तेजी आती है उसमें थोड़ा अपटिक हम वॉल्यूम्स में देखते हैं। तो आज अगर हम देखें तो इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। तो यहाँ पे हमें लगता है कि ये 522 तक मूव कर सकता है नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ पे अगर हम करंट लेवल को इस पे बाय करते हैं तो 476 के स्टॉप लॉस से जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड हम बाय करने की सलाह देंगे। 520 का टारगेट हो। ओके, तो जिंदल स्टेनलेस 522 टारगेट, 496 स्टॉप लॉस, ये है फिलहाल आपके लिए ट्रेड समित की तरफ से। आशीष, आपका क्या प्लान है? अभी फिलहाल मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा, बाजार की चाल देख के फिर सेकेंड हाफ में एक और ट्रेड जोड़ेंगे। ओके, तो पंकज और आशीष ने टाइम लिया है, बाद में ट्रेड्स जुड़ेंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या नए ट्रेड्स आते हुए दिखाई देंगे। चलिए, इस बीच कॉर्पोरेट स्कैन में आज नारायण हेल्थकेयर से बात करते हैं। नारायण हेल्थकेयर के नतीजे आ चुके थे और यहाँ पर हमने देखा है सेकंड क्वार्टर में 14% की आय में बढ़त, मुनाफा 34% बढ़कर आया, मार्जिन्स में सुधार देखने को मिला है। पर पेशेंट जो औसत आय है उसमें भी 7% की बढ़त देखने को मिली, फुटफॉल्स में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। चलिए, हमारे साथ अब इसी पर और बातचीत करने के लिए कंपनी की CFO संध्या जे है। संध्या जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। इस क्वार्टर की हाइलाइट्स में आप लोगों ने शेयर जरूर किया है कि पेशेंट फुटफॉल, पर पेशेंट रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ये बताइए, क्या मार्जिन्स भी वहीं से ड्राइव हो रहे हैं? पहले मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका शुक्रिया। मार्जिन के लिए 2 फैक्टर्स हैं। एक तो ऑब्वियसली वॉल्यूम्स बेटर आए हुए हैं, तो कॉस्ट अच्छी तरह लेवरेज हो गए हैं एंड दैट हैज रिफ्लेक्टेड इन द मार्जिन। बट जैसे हमने हमेशा कमेंट्री दिया है कि हमने काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया है टेक्नोलॉजी में, एफिशिएंसी में, थ्रूपुट में,
पिछले 8 से 10 क्वार्टर आप हमारा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देख सकते हैं। हमने काफी इम्प्रूवमेंट किया है अपने सेल्स में, बट हमने कोई सिग्निफिकेंट बेड एडिशन नहीं किया है। उसकी वजह से हमारे कॉस्ट्स बेटर लेवरेज हो रहे हैं and वो मार्जिन में रिफ्लेक्ट हो रहा है। बट मैं एक वर्ड ऑफ कॉशन भी यहाँ पे देना चाहती हूँ कि क्योंकि हम बहुत सेंसिटिव हैं टुवर्ड्स प्राइस है ना, बहुत आसानी से प्राइस इंक्रीज नहीं लेते हैं और जो भी लेते हैं बहुत कम लेते हैं, तो हमेशा इन्फ्लेशनरी अदर कॉस्ट हेडविंड्स जब आते हैं तो हम उसको एफिशिएंसी से काउंटरैक्ट करते हैं। तो उसकी वजह से उसमें टाइम लगता है हमको कैचअप करने में। तो हम बहुत खुश हैं कि मार्जिन्स अच्छे आए हैं इस बार, पर हम ये वर्ड ऑफ कॉशन भी देना चाहते हैं कि मार्केट फोर्सेस भी हमें माइंड में रखने हैं जब हम हमारे फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। नहीं तो क्या बदल रहा है जो आप ये कॉशन इस समय साउंड करना चाह रहे हैं? मार्केट फोर्सेस की जब आप बात करते हैं तो व्हाट इज चेंजिंग? एक तो कॉस्ट में काफी प्रेशर आया है, वेदर इट इज वेज लेड इन्फ्लेशन, वेदर इट इज इक्विपमेंट कॉस्ट, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स गेट इम्पोर्टेड तो उसका डॉलर फ्लक्चुएशन, एंड thirdly interest cost, the rate at which we have to borrow now is like far higher than हमने जो पहले किया है, तो उसका भी हमको प्रेशर आ रहा है। उसके अलावा बीच बीच में गवर्नमेंट के एक्शंस भी आते रहते हैं, प्राइस कैप्स आते हैं, तो वो भी इम्पैक्ट करता है। तो कॉन्स्टेंटली हेल्थ केयर में मार्केट फोर्सेस का प्ले रहता है। बट हम जब हमको कॉस्ट हेडविंड्स आते हैं बिकॉज ऑफ मार्केट फोर्सेस, हम प्राइस करेक्शन नहीं लेते, तो इसलिए हमको ज्यादा इफेक्ट रहता है मार्केट इम्पैक्ट का। अच्छा फिर ये बताइए, ये कॉस्ट प्रेशर्स की वजह से क्लियरली इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा और वो आपके लिए नहीं, आई गेस वो सबके लिए है, लेकिन क्या उतना आप बिजनेस कर पाएंगे टू ऑफसेट दैट कॉस्ट? आप लोग ऑक्यूपेंसी का फिगर नहीं देते हैं, लेकिन अगर एक ब्लेंडेड आंकड़ा दे सके कि एवरेज रेवेन्यू पर बेड कैसा रहा, कितनी इंप्रूवमेंट की आगे गुंजाइश है? एक तो ऑक्यूपेंसी हमारी, जैसे हमने पहले भी बताई हुई है कि हम थ्रूपुट पे फोकस करते हैं, क्योंकि ऑक्यूपेंसी एक आधा मेशर है। आज अभी मोर एंड मोर प्रोसीजर्स डे केयर में चलते हैं। आजकल हार्ट प्रोसीजर्स सुबह आके शाम को निकल जाते हैं पेशेंट, एंड वो ऑक्यूपेंसी में काउंट नहीं होता क्योंकि ऑक्यूपेंसी मिडनाइट ऑक्यूपेंसी मेजर करता है। तो इसीलिए हमारी ऑक्यूपेंसी अपवर्ड्स ऑफ 65% पे चल रही है, बट हम वो नंबर नहीं देते बिकॉज वो पूरी नंबर नहीं है और वो पूरी कहानी नहीं बताती है। एज फार एज एवरेज रेवेन्यू पर बेड इज कंसर्न, हम नॉर्मली हमारा ये सिफारिश रहता है कि एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड के बदले एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट देखें, क्योंकि फिर उसमें वो स्क्यू नहीं होता कि वेदर वो डे केयर पेशेंट्स जो मिडनाइट नहीं रहते वो डिनोमिनेटर में नहीं आता, तो आपका एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड बढ़ सकता है बट अंडरलाइंग आपके प्राइस में चेंज नहीं आया होगा। इसकी वजह से हम एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट का आंकड़ा मोर रिलायबल मानते हैं। अगर आप देखेंगे Q2 में हमारा एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट आईपी में 118,000 था और ओपी में अबाउट 4,100 था। हमारा एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट उतना सब हॉस्पिटल उतना नहीं बढ़ता क्योंकि हम प्राइस को इम्पोर्टेंट लीवर नहीं मानते, तो थोड़ा मिक्स इफेक्ट आता है और उसकी वजह से उसका इम्प्रूवमेंट देखते हैं। और हम बहुत कम प्राइस इंक्रीज लेते हैं और वो भी साल में एक बार लेते हैं जनवरी में, तो उसका थोड़ा इफेक्ट आता है। तो आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट हमारे ARPP में, बट वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअल रहेगा, बहुत स्टीप नहीं रहेगा। अच्छा, आपने ये मेंशन किया कि जैन में नॉर्मली एक प्राइस इंक्रीज लिया जाता है, तो इस समय क्या पेंसिल इन कर रहे हैं आप लोग? क्या गणित कह रहा है कितना प्राइस इंक्रीज आ सकता है जनवरी में? गणित तो अभी कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी है आपको, आई मीन टू अर्ली टू स्पीक बेबी। एक 2 महीने में हम एक्चुअली अपना प्राइसेस अपने वेबसाइट में पब्लिश कर देते हैं जी। तो इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। बट हमारी उम्मीद है कि हम उतना प्राइस में पास ऑन ना करें, ओके। और अपने एफिशिएंसीज में प्रेशर डालें और एफिशिएंसी से कॉस्ट इंक्रीज निकालें। तो हम चाहते हैं कि हम अपना प्राइस इंक्रीज जितना कम हो सके उतना रखें।
संध्या जी, नए हॉस्पिटल्स का कितना योगदान है सेकंड क्वार्टर में और H2 में, वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे आपके लिए? और अगर ये केमन आइलैंड्स वाला भी परफॉर्मेंस हमें बता सके, वहां पर सिचुएशन कैसी है? अगर आप देखेंगे हमारे जो नए हॉस्पिटल जो हैं वो 3, जो गुरुग्राम, धर्मशिला और मुंबई, हमारा H1 का रेवेन्यू अबाउट 119 करोड़ था और मार्जिन अबाउट 8.7% पे आया हुआ है। गुरुग्राम इज ऑलमोस्ट ब्रोकन इवन, मुंबई ऑल्सो छोटा सा लॉस था मुंबई में। Dharamshila is doing quite well, 15% EBITDA we are able to clock in Dharamshila. So अभी उनका overall performance में योगदान, they are not so big in the overall scheme of things कि वो बहुत बड़ा योगदान दे पाए overall performance में, but उनका improvement हम देख पा रहे हैं और धीरे धीरे वो they will be able to बाकी यूनिट्स के लेवल पे वो आ सकते हैं। केमन हमारा काफी अच्छा रहा है ये क्वार्टर, हमारा रेवेन्यू इन केमन हैज इम्प्रूव, प्रॉफिटेबिलिटी आल्सो हैज स्लाइटली इम्प्रूव। हमने केमन का डिटेल भी हमारे सब डिस्क्लोजर्स में दिया हुआ है। $31.5 मिलियन हमने किया था केमन में इस बार। हमारे ओपी पेशेंट फुटफॉल में भी अच्छा ग्रोथ रहा है केमन में। सो केमन अभी अच्छी तरह चल रहा है हमारे लिए। संध्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इट्स अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। ऑल द बेस्ट अगले 2 क्वार्टर्स के लिए, जो कि Q3 और Q4 रहेंगे। तो ये नारायण हृदयालय, परफॉर्मेंस अच्छा, नारायण हेल्थ केयर आधे जो अब हम कहते हैं इस कंपनी को, 5.5% ऊपर वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ। वैसे अक्रॉस हॉस्पिटल्स हमने वैसे भी काफ़ी तेज़ी देखी है हाल में। लेंगे एक ब्रेक के बाद रिकैप करते हैं आज के पोर्टफोलियो का। वन मार्केट का हाल बेहाल है, फिर से 500 पॉइंट की गिरावट की तरफ निफ्टी बैंक इंच करता हुआ 488 पॉइंट्स के नुकसान पर, और निफ्टी 50 भी 3 पॉइंट नीचे। तो प्रेशर तो कायम है, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अब लेकर आते हैं। अच्छा, एक बार इंडसइंड बैंक दिखा दीजिए, क्योंकि ये पॉजिटिव टेरिटरी में था, होल्ड कर रहा था अपने गेंस को, लेकिन इतनी भार है, इतनी धुलाई हो रही है, ऊपरी लेवल से ये भी सरक चुका है, नेगेटिव में 0.5% के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ। चलिए अब खिलाड़ी नंबर 1 में हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स लिए हैं उसका एक रिकैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। पंकज ने RVNL के साथ पारी खेली है, 185 का टारगेट, 155 स्टॉप लॉस, एक जगह खाली है। दोपहर में आएगा नया ट्रेड। RVNL करीब 1.5% इनको कमा कर दे रहा है। अब आइए अगले ट्रेड पर, जो है समित का। MRPL होल्ड किया, MRPL का टारगेट स्टॉप लॉस 130, 114 स्टॉप लॉस। इंडिगो पेंट जोड़ा, 1650 का टारगेट, 1480 स्टॉप लॉस। और जिंदल स्टेनलेस इन्होंने ऐड किया है 520 के टारगेट के लिए, 476 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिए, MRPL 2.5% गवा रहा है, जिंदल स्टेनलेस 0.19% जोड़ता हुआ, इंडिगो पेंट्स इनके जोड़ने के बाद थोड़ा सा थमा है। अब आते हैं आशीष कयाल के पोर्टफोलियो पर। इन्होंने भी एक जगह खाली रखी है, एक ही जोड़ा है ट्रेड, वो है VIP का टारगेट 689 है, स्टॉप लॉस 607 इन्होंने रखा। रिटर्न्स देखिएगा तो ये 0.26% जोड़कर दे रहा है। अब ओवरऑल तस्वीर क्या बनी है रिटर्न्स के लिहाज से, मुनाफे का मीटर किसके फेवर में जा रहा है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तीनों ही जानकारों ने जो आज ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं उसका कितना फ़ायदा मिल रहा है। तो समित ने कुछ रिकवरी दिखाई है, वो एक पॉजिटिव है, लेकिन अभी भी -5% के रिटर्न्स पर है। फिर पंकज रांदल 5.59% के रिटर्न्स पर, और आगे चल रहे हैं आशीष कयाल 6.47% के रिटर्न्स के साथ। ये अब तक का हाल। कोई भी आगे एडिशन जो आएगा उसकी जानकारी हम आपके साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर ज़रूर करेंगे। 1 बजे मिड कैप मंत्र में भी उसका एक रिकैप लेकर आएंगे। और आज दोपहर इस हफ्ते के विजेता से होगी बातचीत 3:20 के आसपास। आप तीनों का धन्यवाद इस हफ्ते हमारे लिए समय निकालने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।